हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। बाकी जैसे आपको पता ही है, ऑल इंडिया की जो रजिस्ट्रेशन है आयुष काउंसलिंग की वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। तो इसके रिलेटेड ऑफिशियल जो ब्रोशर है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुका है। अब ये ब्रोशर जो है 56 पेजेस का ब्रोशर जो उन्होंने आउट किया है, जो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके भी देख सकते हो। बाकी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। तो इन 56 पेजेस के अंदर बहुत सारी चीजें जो आई हैं, कुछ नया देखने को भी आया है, कुछ चीजों में चेंजेस भी देखने को आए हैं और फीस स्ट्रक्चर भी आया है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमें जो है वो देखने को मिली है। कुछ इवन आपके आंसर्स भी देखने को मिले कि जिन जिन बच्चों को जो जो डाउट्स है वो भी उन्होंने इसके अंदर आंसर जो है वो लिख के भेजे हुए हैं। तो सारे ब्रोशर को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। जिन जिन चीजों की आपको नीड है वो सारी की सारी चीजें आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो आज की वीडियो में इसका मैं सबसे पहले पार्ट बनाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आपको ध्यान में रखनी है वो उसके बारे में बात करेंगे। प्लस क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। और फीस स्ट्रक्चर आपका डीम्ड के लिए ऑल इंडिया के कितना रहेगा, और कौन कौन सी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपकी रिफंडेबल होगी, और कौन कौन से केसेस में आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंडेबल नहीं होगी। तो इन 3-4 टॉपिक्स के बारे में आज सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। तो जो हमारे पास नया फी प्रोसीजर आया है, नया फी ब्रोशर के अंदर जो हमारे पास आया ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग का फी प्रोसीजर, पहले समझ लो ये ऑल इंडिया का फी है, ठीक है, स्टेट का नहीं है। स्टेट के लिए अगर आपको काउंसलिंग करनी है तो उसके लिए अलग से ब्रोशर आएगा, वो आपकी अपनी स्टेट का होगा। तो ये अपनी स्टेट, आपकी अपनी स्टेट का नहीं है, ये ऑल इंडिया का है, ठीक है। ये इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे, जो मैंने सुबह वीडियो डाली थी उसके अंदर मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर अगर स्टेट के अंदर काउंसलिंग करनी है तो उसकी फी अलग से देनी पड़ेगी। जी हाँ, जब आपने स्टेट के लिए काउंसलिंग करनी है तो उसकी फी जो है, उसकी सिक्योरिटी अमाउंट वो अलग से होगी, वो आपकी स्टेट बताएगी वो कितनी होगी कितनी नहीं। यहाँ पे हम बात करने वाले ऑल इंडिया के बारे में। तो ऑल इंडिया के बारे में बात करें तो अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एनसीएल कैटेगरी से हो तो आपको जो है 1000 रुपीज का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन, जो आपको 1 सितंबर से आपकी जो स्टार्ट होने वाली है। प्लस आपकी 10,000 आपकी क्या है यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट, मैं लिख भी देता हूँ, जो आपकी क्या है सिक्योरिटी अमाउंट। तो ये आपकी सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पे रखी गई है, यानी कि टोटल आपको 11,000 रुपीज जो है वो पे करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब वही बात करें दूसरी एससी और एसटी कैटेगरी से अगर आप हो तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस 500 रुपीज है, और सेम आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो 10,000 ही रहने वाली है। आपको जो है 10,500 रुपीज जो है वो पे करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब बात कर लेते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। जिन बच्चों ने डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पार्टिसिपेट करना है या डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग करनी है तो उनके लिए क्या है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे आपको क्या 5,000 रुपीज की आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, और 50,000 रुपीज जो है वो आपको सिक्योरिटी अमाउंट जो आपकी डिपॉजिट होगी, यानी कि टोटल आपको 55,000 रुपीज जो वो आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है, ऑल फॉर ऑल कैटेगरीज। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि सारी कैटेगरी को इतनी ही अमाउंट जो वो पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका ये 1000 रुपीज है ये आपका नॉन रिफंडेबल है, ये आपको वापस नहीं होगा। ऐसी जो है आपका जो 500 है ये आपका क्या है नॉन रिफंडेबल, ये आपको वापस नहीं होगा। ऐसे इनका जो 5,000 रुपीज है ये भी नॉन रिफंडेबल है, ये आपको वापस नहीं होगा। अब वापस क्या होगा, ये जो सिक्योरिटी अमाउंट होती है ये वाली आपकी जो वापस होती है, इनकी 10,000, इधर से भी 10,000 और इधर से 50,000। लेकिन किन किन केसेस में वापस नहीं होगी वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। इन्होंने गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिख रखी हैं कि अगर आप ये गलतियां करोगे तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो वापस नहीं होगी, और अगर होगी तो कितने टाइम में होगी वो सारा कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज समझ लगी। इसके लिए 11,000 आपको पे करना पड़ेगा, 10,500 और इनके लिए 5500। अब दूसरा मेजर क्वेश्चन जो बच्चों के मन में आता है कि सर अगर मुझे आयुष की दोनों काउंसलिंग करनी है, दोनों मतलब डीम्ड की भी करनी है और ऑल इंडिया की भी करनी है, ठीक है, यानी कि ये जितनी भी अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ऑल इंडिया के कॉलेजेस है, आपका जो 15% कोटा है उसके लिए आपको इतनी फी पे करनी पड़ेगी। ये 15% कोटा के लिए 15% हो गया, ये भी 15% है, ये डीम्ड के लिए अलग से है। तो आपको दोनों टाइप की अमाउंट पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये अमाउंट पे कर दोगे तो आप डीम्ड के लिए एलिजिबल हो जाओगे, तब आप डीम्ड के लिए एलिजिबल नहीं होगे। अगर इसकी फी पे करोगे तो जैसे अपना बीएचयू हो गया, आईटीआर जामनगर हो गया गुजरात वाला, 15% कोटा हो गया, इस चीज के लिए आप एलिजिबल होगे। आप डीम्ड के लिए एलिजिबल नहीं होगे, तो इस चीज को अपने माइंड में रखना। अगर आपको डीम्ड की यूनिवर्सिटी के लिए भी काउंसलिंग करनी है और 15% के लिए भी करनी है तो आपको दोनों की फीस अलग अलग पे करनी पड़ेगी, इसकी अलग से पे करनी पड़ेगी, इसकी अलग से पे करनी पड़ेगी। तो आप टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लो। टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, यानी कि 55,000, ठीक है। अगर 55,000 तो आपको पे करनी पड़ेगी। अगर मान लो आप यूआर कैटेगरी से हो तो प्लस 11,000,
तो 66,000 रुपीज जो है वो आपको पे करना पड़ेगा अगर आपने दोनों काउंसलिंग जो है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। अगर इसमें करना है तो इसके लिए इतना ही पे करना पड़ेगा, फिर आपको डीम्ड की जो पेमेंट करने की जरूरत नहीं अगर आपने डीम्ड में पार्टिसिपेट नहीं करना है। चलिए ये तो होगी फी की बात। अब बात कर लेते हैं इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आई हैं। बहुत सारी वैसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आई हैं, लेकिन जो मेन है वो मैं अभी इस वीडियो में कवर कर दूंगा। बाकी उसके अलावा जो बचती है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा। साथ में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। यहाँ पे सिर्फ आपको अभी मेन चीजें बता देता हूँ जिसका इंतजाम आपको करके रखना होगा। तो वो क्या चेंजेस आए हैं जिसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी है, जैसे कि आप देख सकते हो कि आपको मिनिमम नीट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। नीट क्वालिफाई के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आप यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपके 137 मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी एससी एसटी से हो तो मिनिमम आपके पास 107 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। इससे कम नंबर है तो आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और आपको जो काउंसलिंग है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही करनी है, www.aaccc.gov.in, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूज द सेम ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। सेम ईमेल एड्रेस एंड वही मोबाइल नंबर यूज करना है, ठीक है, जो आपने रजिस्ट्रेशन AACUG पोर्टल फॉर काउंसलिंग विच हैज सबमिटेड ड्यूरिंग नीट, जो नीट फॉर्म फिल करते टाइम आपने जो है भरा था वही ईमेल आईडी वही मोबाइल नंबर आपने यूज करना है, जिसके लिए आपको जब आपने नीट का फॉर्म फिल करा था उसमें जो भरा गया था वो सेम टू सेम इसी में के अंदर आपका जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी सेम होनी चाहिए। डिफरेंट ईमेल आईडी डिफरेंट फोन नंबर आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन इन्होंने लिखी है ऑल द इंफॉर्मेशन communication will be sent by AACC Ministry of Ayush on the registered email ID और registered मोबाइल नंबर। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से वो जो आप ईमेल आईडी भरोगे या अपना मोबाइल नंबर भेजोगे उसके ऊपर आपको जो वो भेज दी जाएगी, ठीक है। चौथी इन्होंने लिखा है एनी रिक्वेस्ट रिगार्डिंग चेंज द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस शैल नॉट बी एंटर्ड इन। अगर कोई बच्चा ये रिक्वेस्ट करता है कि मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दिया जाए या मेरी ईमेल आईडी चेंज कर दी जाए तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आप अपनी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या अपने ईमेल आईडी को चेंज नहीं करवा सकते। आपको वही वाला ईमेल आईडी वही वाला फोन नंबर भरना पड़ेगा जो आपने नीट फॉर्म फिल करते टाइम भरा था। नेक्स्ट कंडीशन इनकी आई है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू यूज ए लैपटॉप और कंप्यूटर with the least registered version of Chrome, Internet Explorer, Firefox, Windows, iOS during the registration choice filling to avoid any technical complication। किसी भी तरह की टेक्निकल इशू ना आए तो इन्होंने बोला है कि कोई भी चॉइस फिलिंग अगर आपको करनी है या रजिस्ट्रेशन करनी है, मैं भी ये सेम ही एडवाइस दूंगा कि अगर आपको किसी भी तरह की चॉइस फिलिंग करनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है, इवन पूरा का पूरा जो काउंसलिंग प्रोसेस करना है, ठीक है, वो लैपटॉप या अपने पीसी पे ही करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फोन पे ही करने लग जाते हैं। फोन पे कई बार ऐसा होता है वेबसाइट क्रैश कर जाती है, वेबसाइट बड़ी होती है तो वो ओपन नहीं हो पाती ठीक ढंग से, तो वो उसके अंदर कुछ कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन आपको शो ही नहीं होती। तो जिसकी वजह से आप ये कभी भी रिस्क नहीं लेना है। आपने जितनी भी काउंसलिंग करनी है A to Z प्रोसेस, उसके लिए आप लैपटॉप का यूज करें और अपने कंप्यूटर का यूज करें। अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप कैफे वाले के किसी की हेल्प ले सकते हैं या अपने किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद be extremely carefully while registering in the AACC portal. Your allotment will be as per the information provided of time of registration। जितनी भी आपकी अलॉटमेंट होगी या कुछ भी आपको भेजना होगा या जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो जब आप लॉग इन करोगे उस टाइम पे आपको जो वो शो हो जाएगी। तो जितनी भी बुलेटिन आपको प्रोवाइड की जाएगी तो आपके पोर्टल के ऊपर उसको आपने रीड केयरफुली करना है और ध्यान से उन चीज़ों को समझना है कि आपकी अलॉटमेंट कहाँ पे हुई है या कोई और गाइडलाइन क्या आई है, वो सब कुछ आपके पोर्टल पे शो होगा। एंड द नेक्स्ट गाइडलाइंस इन्होंने बोला कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू यूज संदेश ऐप। इनका में कोई ऐप है, ठीक है, इसके ऊपर भी आप जाकर रजिस्टर मोबाइल नंबर वगैरह अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हो। ओटीपी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मैं आपको कहूँगा कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही को ही यूज कर सकते हो। बाकी अगर कोई बच्चे इस ऐप को करना चाहता तो ऐप को भी कर सकता है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपको समझ आई होंगी इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस भेजी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी भेजी हैं, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो भी मैंने आपके साथ शो करी है। और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मेन हाईलाइट करके आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन आता है बच्चों के मन में, इज दिस सिक्योरिटी फी रिफंडेबल फॉर ऑल द केसेस। क्या हर केस के अंदर सिक्योरिटी जो मनी है वो रिफंडेबल होगी? तो इनका यहाँ पे आंसर है साफ साफ नो। कुछ कंडीशंस के अंदर आपको जो सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं की जाएगी, और वो कंडीशंस क्या है वो जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे भी देख सकते हो और मैं आपको साथ में समझा भी देता हूँ कि किस किस कंडीशन में आपको जो सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं होगी। फिर क्योंकि बाद में बच्चे बोलते हैं सर मेरी सिक्योरिटी अमाउंट आई नहीं, ठीक है, मैं क्या करूँ अब। तो उसकी कुछ कंडीशंस है, वो गलती आपको नहीं करनी है।
पहले इन्होंने कंडीशन लिखी है, इफ द कैंडिडेट हु हैज बीन लेफ्ट रिजाइन फ्रॉम द जॉइंट इंस्टीट्यूट कोर्स अलॉटेड ड्यूरिंग सेकंड राउंड, अगर सेकंड राउंड के अंदर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और अगर आप उसे ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको उसके लिए सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं की जाएगी। इसका डिटेल प्रोसीजर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी यहाँ पे सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन समझ लो कि ये फर्स्ट राउंड में आप सेकंड राउंड में कैसे जा सकते हो, सेकंड से थर्ड में कैसे जा सकते हो, वो सब मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। एक मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसकी नई कुछ गाइडलाइंस आई हैं 2023 और 24 के लिए, उसके बेस पे मैं नई वीडियो भी बना दूंगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन क्या आई है, इफ द कैंडिडेट हु हैज बीन अलॉटेड ए सीट इन द थर्ड राउंड, अगर आपको थर्ड राउंड के अंदर भी सीट अलॉट हो जाती है, स्टे वैकेंसी के अंदर अलॉट हो जाती है, डज नॉट ज्वाइन, अगर वो इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं करते हैं तो इस केस में भी आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो वापस नहीं होगी। सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुई और आपने ज्वाइन नहीं की तो सिक्योरिटी अमाउंट गई। थर्ड राउंड में सीट अलॉट हुई, स्टे वैकेंसी में सीट अलॉट हुई, अगर आप दोनों केस में ज्वाइन नहीं करते हो तो वो भी वहां से भी आपकी सिक्योरिटी अमाउंट गई, वो वापस नहीं मिलेगी। थर्ड कंडीशन उन्होंने लिखी है, if candidate not join in upgrade seat in second and third round from round 1 and round 2 admitted seat respectively, अगर आप अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हो, अपग्रेड करने के बाद अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तब भी आप सीट को ज्वाइन नहीं करते हो, तब भी आपकी सिक्योरिटी अमाउंट गई। If the candidate gives wrong information at the time of registration on the basis of seat may be allotted and later cancelled by the admission authority at the time of reporting, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत भर दी, जैसे अपना कोई नाम गलत भर दिया, अपनी कैटेगरी गलत भर दी, तो जब आप रिपोर्टिंग करोगे तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स और आपकी जो इन्फॉर्मेशन अगर वो मैच नहीं करती हुई, ठीक है, तो उस केस में अगर आपकी एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी और आपकी जो है सिक्योरिटी अमाउंट भी वापस नहीं होगी, क्योंकि उसमें आपकी गलती थी, आपने इन्फॉर्मेशन है जो वो गलत भरी थी, तो इस केस में गलती आपकी मानी जाएगी और आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो वापस नहीं भरी जाएगी। इन केस अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन है रजिस्ट्रेशन के टाइम गलत भरते हो और आपके डॉक्यूमेंट पे कोई जो फॉर्म है वो कुछ और लिखा होता है, मान लो जैसे कुछ बच्चों का होता है कि वो अपना नाम कुछ और भर देते हैं, सर्टिफिकेट पे नाम कुछ और होता है, ए की गलती होगी, फिर बाद में बोलते हैं सर आई की गलती होगी, मेरे के की गलती होगी, मैंने ये एक डिजिट नहीं डाला, मैंने कैटेगरी गलत भर दी। तो इस केस में ऐसा कुछ भी होता है तो जो एडमिशन की अथॉरिटी है रिपोर्टिंग करते टाइम वो आपके एडमिशन को कैंसिल कर देंगे, प्लस आपके जो है सिक्योरिटी अमाउंट आपकी वापस नहीं होगी। मतलब सिंपली हम लैंग्वेज में बोले तो जो आप रिपोर्टिंग करने जब जाओगे तो जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम जितनी भी इंफॉर्मेशन भरी है वो दोनों मैच करनी चाहिए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की बात करें, if the candidates not upgraded in round 2 and resigned in round 1 joined seat beyond the stipulated time within 5 days of the announcement of round 2 result, अगर आपको जो राउंड 2 का रिजल्ट जैसे आपको बोला इन्होंने एडमिशन के लिए आपको 5 दिन दिए जाते हैं, तो इन 5 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट करने के बाद वहाँ पे बताना पड़ेगा कि मुझे अपग्रेड के लिए अप्लाई करना है। अगर आप ऐसा रिपोर्ट नहीं करते हो और अपग्रेड के लिए अप्लाई कर देते हो तो इस केस में भी आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो वापस नहीं होगी। लास्ट गाइडलाइन में इन्होंने लिखा है, इफ द कैंडिडेट लेफ्ट हिज हर ज्वाइंट सीट थ्रू ऑफलाइन मोड आफ्टर द स्टे वैकेंसी राउंड, यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड, ये वाला जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है हमारा डीम्ड वाला, मैं डिटेल में बताऊंगा आपको वीडियो क्या होता है। तो स्टे वैकेंसी मतलब लास्ट राउंड होता है, लास्ट राउंड के अंदर आपको सीट अलॉट हो जाती है, आपने जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद 2 दिन बाद आपका मन बदल गया कि मुझे नहीं ज्वाइन करना, ठीक है, मुझे कॉलेज पसंद नहीं है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, तो इस केस में भी आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको वापस नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी सिक्योरिटी अमाउंट को लेकर, प्लस आपकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है रजिस्ट्रेशन करते टाइम, प्लस आपकी मैंने फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे बता दी, और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, उसकी 1 बाय 1 वीडियो आपको मिलती जाएगी। इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका प्रोसीजर क्या था, इसका सब कुछ मिक्स हो जाएगा, तो मैं मिक्स नहीं करना चाहता, ठीक है, और साथ में वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप सुनते सुनते भी बोर हो जाओगे कि सर इसका प्रोसीजर क्या था, मैं भूल गया। इसका 1 बाय 1 बनाऊंगा ताकि अब आपको ये समझ आ जाएगा कि इसमें फी, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटी अमाउंट की सिर्फ बात की गई है। नेक्स्ट में और कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन थे उन्होंने भी इसके आंसर दिए हुए हैं, अगर आप खुद PDF देखना चाहते हो खुद भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। बाकी 1 बाय 1 मैं आपको सारी चीज़ें समझाता रहूँगा ताकि आपको भी समझ आ जाए, ठीक है, और आप कोई गलती भी ना करो फिर रजिस्ट्रेशन के अंदर। तो अगर आपको सारी की सारी वीडियोस चाहिए तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1 बाय 1 अब आपको एक पूरे ब्रोशर एक्सप्लेनेशन जो है वो वीडियो अब मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।